नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर मैं आज लेकर आया हूं मानव संसाधन प्रबंध यानी एचआरएम के एमसीक्यूज को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एचआरएम का सही संक्षिप्त रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ एचआरएम? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सफुलनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट या ह्यूमनिस्टिक रिलेशन मैनेजमेंट। तो एचआरएम का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन विभाग को सही ढंग से परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट? फंक्शनल डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट या अथॉरिटी डिपार्टमेंट? कार्यात्मक विभाग, सेवा विभाग, लाइन विभाग या प्राधिकरण विभाग? तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है वो एक सेवा विभाग होता है, सर्विस डिपार्टमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कम करने के तरीके खोजना प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस व्हाट इज अ क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट? तनाव यानी कि स्ट्रेस, असंतोष यानी डिससेटिस्फैक्शन, अनिश्चितता अनसर्टेनिटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अनिश्चितता को दूर करना, अनसर्टेनिटी को कम करना। ठीक है, स्ट्रेस और डिससेटिस्फैक्शन का कारण भी तो अनसर्टेनिटी ही है। तो यदि अनसर्टेनिटी को ठीक कर दिया जाए तो तनाव और असंतोष अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव संसाधन नियोजन की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? एक प्रभावी कर्मचारी विकास कार्यक्रम से गुजरने के लिए, भर्ती के लिए आधार का प्रतिनिधित्व करना, चयन नीति के लिए आधार का प्रतिनिधित्व करना या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों ही तरीके की चीज़ों को मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत टैकल किया जाता है। इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ही मानव संसाधन प्रबंध अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसको उद्योग के आधुनिक युग में पहली वेतन प्रोत्साहन योजना माना जाता है? व्हाट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट वेज इंसेंटिव प्लान इन द मॉडर्न एरा ऑफ इंडस्ट्री? बार्थ योजना, हेल्से योजना, गैंट कार्य योजना या फिर टेलर की विभेदक टुकड़ा दर योजना? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टेलर ने सबसे पहले डिफरेंशियल पीस रेट प्लान निकाला था वेज पेमेंट का, और इसे मॉडर्न एरा का सबसे पहला जो है इंसेंटिव प्लान माना जाता है। टेलर का प्लान पहला इंसेंटिव प्लान माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं की नींव किसने रखी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस? डेविड सी मैक्लेलैंड, रॉथलिसबर्गर एंड डिकिंसन, पीटर ड्रकर एवं डगलस मैकग्रेगर या एल्टन मेयो? मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को सबसे पहले पीटर ड्रकर और डगलस मैकग्रेगर ने डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौकरी विशिष्टता में क्या शामिल है? व्हाट डज द जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड्स? निजी खासियतें, भौतिक विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं या उपरोक्त सभी? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑल ऑफ द एबव? तो देखो, नौकरी विशिष्टता जिसे जॉब स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है, इसमें तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जॉब स्पेसिफिकेशन एक तरीके से ऐसा विवरण होता है जिसमें जॉब के अंतर्गत आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके के व्यक्ति के द्वारा ये किया जाएगा और कैसे उसे टैकल करनी है चीज़ों को, ये सब विवरण होता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, तो उसमें निजी खासियतों का भी ख्याल रखा जाता है, भौतिक विशेषताओं का भी ध्यान रखा जाता है, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का भी ध्यान रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसमें व्यवसाय चलाने के लिए लोगों की विशेषताओं का विकास आवश्यकता है? डेवलपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल आर नीडेड टू रन बिजनेस इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म या ऑल ऑफ द एबव? तो देखो, लोगों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी विशेषताओं को डेवलप करने के लिए आवश्यकता कब ज़्यादा पड़ेगी? जब हमें लॉन्ग टर्म में व्यवसाय को चलाना हो।
लंबी अवधि के लिए, दीर्घकालिक अवधि के लिए जब व्यवसाय चलाना हो तो उसमें जो कर्मचारी हैं उनमें हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि वो लंबे समय तक उस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ व्यवसाय में शामिल रहें और व्यवसाय को प्रॉपर तरीके से चला पाएँ। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि मानव संसाधन रणनीति उतनी प्रभावी नहीं है जितना इसे माना जाता है? Who suggest that human resource strategy is not as effective as it was supposed to be? टोनी ग्राउंडी, पीटर ड्रकर, गुमनाम या फिर जॉन जिमरमैन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टोनी ग्राउंडी मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में कहते हैं कि ये रणनीति जितनी प्रभावी होनी चाहिए उतनी प्रभावी नहीं हो पाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफल परिवर्तन को प्रतिबंधित करने के लिए पेटिग्रे और व्हिप द्वारा कितने कारकों की पहचान की गई है? हाउ मेनी फैक्टर्स वेयर आइडेंटिफाइड बाई पेटिग्रे एंड व्हिप टू मैनेज द सक्सेसफुल चेंज? देखो, परिवर्तन समाज का नियम है, लेकिन परिवर्तन का हर व्यक्ति विरोध करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि चीज़ें पहले जैसे चलती रहें, उसमें वो ढला हुआ होता है, और जब कोई चेंज होता है तो उसे अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो यदि आप सफल तरीके से परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बारे में पेटिग्रे और व्हिप ने कुछ कारक बताए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप सफल तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 5 कारकों के बारे में बताया है। आपका ऑप्शन नंबर बी 5 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट समय पर किसी विशेष कार्य या गतिविधि से उत्पन्न परिणामों के रिकॉर्ड रूप में क्या परिभाषित किया गया है? What is defined as the record of outcome resulting from a particular job or an activity at a specific time? मूल्यांकन, इवेल्युएशन, समारोह का कार्य, वर्क फंक्शन, प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस। ठीक है, यदि किसी विशिष्ट समय पर किसी गतिविधि से उत्पन्न परिणामों को रिकॉर्ड किया जाए तो उसे हम परफॉर्मेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक डैश एक योजना या कार्यक्रम योजना है जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने में मदद करता है। एन डैश इज अ प्लान और अ प्रोग्राम स्कीम दैट हेल्प टू मोटिवेट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू डिलीवर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। यानी कौन सी योजना जो है किसी व्यक्ति या समूह को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने में मदद करती है? प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना बी ऑप्शन बी है। अच्छा चलो यहाँ देखो इंग्लिश में, प्रमोशन स्कीम, इंसेंटिव स्कीम, रिवार्ड या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रिवार्ड, इनाम। ठीक है, एक रिवार्ड ही ऐसी योजना है जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती है। यदि लोगों को लगेगा कि ये काम करने से हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ रिवार्ड मिलने वाला है, तो वो काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे। अगला प्रश्न है, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के तथ्यात्मक कथन से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मिंट बाय द फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यानी वो कौन सा डॉक्यूमेंट है या स्टेटमेंट है जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन। नौकरी का विवरण एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या फैक्चुअल स्टेटमेंट है जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिफाइन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौकरी के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और शर्तों के लिखित रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिटन रिकॉर्ड ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कंडीशन ऑफ जॉब? जॉब इनरिचमेंट, जॉब रैंकिंग, जॉब इनलार्जमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन? तो ये भी वही पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में पूछा है। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नौकरी का विवरण या जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन वास्तव में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि किसी कर्मचारी को क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, किस दशाओं में काम करना पड़ेगा और किस तरीके के काम को उससे निपटाना है। ये पूरा विवरण जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। और जब स्पेसिफिक रूप से इन चीज़ों को बताया जाए कि भाई मान लो ये काम करना है, ये बता दिया गया, ये जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। अब उस काम को किस तरीके से करना है, उसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होनी हैं, जब इसे ज़्यादा डिटेल तरीके से बना दिया जाता है तो उसे जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौशल सूची, प्रतिगमन, प्रतिस्थापन चार्ट, मार्कोव विश्लेषण में से एक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ द काइंड ऑफ स्किल इन्वेंट्री, रिग्रेशन, रिप्लेसमेंट चार्ट, मार्कोव एनालिसिस? प्रशिक्षण की योजना यानी ट्रेनिंग प्लान, प्रतिधारण योजना यानी रिटेंशन प्लान, अतिरेक योजना यानी रिडंडेंसी प्लान, या पूर्वानुमान के तरीके, फोरकास्टिंग मेथड? तो यहाँ पे जो भी नाम दिए गए हैं, कौशल सूची, प्रतिगमन, प्रतिस्थापन चार्ट, मार्कोव विश्लेषण, ये सभी पूर्वानुमान के तरीके हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समापन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को पूर्ण सेवा के प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए औसत वेतन के साथ मुआवजा देना होगा। फॉर क्लोजर ईच वर्कर हैज टू कंपनसेट विथ व्हाट एवरेज पे ऑफ ईच प्रीसीडिंग ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 15 दिन। यदि कोई क्लोजर प्रोसीड होता है तो ऐसे केस में वर्कर्स को उनकी जो वार्षिक वेतन है, एवरेज वार्षिक वेतन, उसके आधार पे हर साल के लिए 15 दिन का वेतन कंपनसेशन में देना होगा। यदि कोई व्यक्ति पिछले 10 साल तक काम किया है तो ऐसे केस में 15 दिन गुणे 10 साल, यानी कि हर साल 15 दिन और 10 साल, ये 150 दिन का वेतन कंपनसेशन के रूप में देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संघों में संघ नेताओं का चुनाव कैसे किया जाता है? नियोक्ता की सिफारिशों के आधार पे, वरिष्ठता के आधार पे, राजनीतिक विचारों के आधार पर, या लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पे? तो देखो, किसी भी संघ में संघ के नेताओं का चुनाव जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पे किया जाता है, वोटिंग के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। अगला प्रश्न है, कार्य मूल्यांकन क्या चाहता है? व्हाट डज जॉब इवेल्युएशन सीक? संगठन के भीतर विभिन्न नौकरियों के महत्व का मूल्यांकन करना, कर्मचारियों से संबंधित कार्य प्रोफाइल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, संगठन के भीतर विभिन्न नौकरियों के सापेक्ष मूल्य को मौद्रिक संदर्भ में निर्धारित करना, या फिर संगठन में विभिन्न जॉब प्रोफाइल के पदानुक्रम की स्थापना करना? तो देखो, कार्य मूल्यांकन जो है ना, वर्क या जॉब इवेल्युएशन जो है, संगठन के भीतर विभिन्न नौकरियों के सापेक्ष मूल्य को मौद्रिक संदर्भ में निर्धारित करने का काम होता है। यानी मॉनेटरी फॉर्म में हम ये निर्धारित करते हैं कि विभिन्न नौकरियों का वर्थ कितना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भर्ती और चयन प्रक्रिया का लक्ष्य सही प्रकार के लोग हैं। द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस एम्ड एट राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट प्लेस, सही जगह पर, एट राइट टाइम, सही समय पर, एट डू राइट थिंग्स, सही काम करना, या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। यानी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसका एम क्या होता है कि सही तरीके के लोगों को सही जगह पे लगाया जाए, सही टाइम पे लगाया जाए और सही काम पर लगाया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न, भर्ती या जनशक्ति चयन प्रक्रिया इसके रोजगार में पहला कदम है। रिक्रूटमेंट और मैन पावर सिलेक्शन प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टेप इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, श्रम, मैनेजमेंट, प्रबंधन, दोनों यानी कि बोथ ए एंड बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, रिक्रूटमेंट और मैन पावर का सिलेक्शन करना, ये दोनों लेबर क्लास के लिए एम्प्लॉयमेंट का पहला चरण होता है। श्रम शक्ति के चयन के लिए यह चयन प्रक्रिया का पहला कदम होता है, भर्ती और चयन। ठीक है, अगला प्रश्न है, चयन का कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द सिलेक्शन स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट क्रिटिकल? शारीरिक परीक्षण, चयन निर्णय, संदर्भ या पृष्ठभूमि की जांच, रोजगार साक्षात्कार? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिलेक्शन डिसीजन या चयन का निर्णय। तो चयन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें सबसे क्रिटिकल काम होता है कि डिसीजन लेना, कि किसे चुना जाना है और किसे रिजेक्ट करना है। ये सबसे मुश्किल काम होता है। बाकी शारीरिक परीक्षण आप सबका कर लेंगे, संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच भी कर लेंगे, साक्षात्कार भी कर लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, लेकिन आखिरी डिसीजन जो है वो सबसे टिपिकल काम होता है। अगला प्रश्न है, फर्म को इसके लिए बाहरी स्रोतों की ओर जाना होगा।
द फर्म मस्ट गो टू एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर कम प्रवेश वाली नौकरियां, लोअर एंट्री जॉब्स, विस्तार के लिए, फॉर एक्सटेंशन उन पदों के लिए जिनकी विशिष्टताओं को वर्तमान कर्मियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, फॉर द पोजीशन हुज स्पेसिफिकेशंस कैन नॉट बी मेट बाय द प्रेजेंट पर्सनल, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, बाहरी स्रोतों की ओर जाने का मतलब क्या है? जब भर्ती की जाती है तो भर्ती करने के दो जरिया हैं। एक तो हमारे संगठन में जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हीं में से हम कुछ लोगों को चुन लें और उनको प्रमोट कर दें, या उन्हीं लोगों के सगे संबंधियों को या जानने वाले लोगों को काम पे रख लें। ये तो होता है इंटरनल सोर्सेज। लेकिन जब अपने संगठन में ऐसे लोग हो ही नहीं जो विशिष्टताओं को पूरा करते हों, तो ऐसे में अंदर से हम लोगों को नहीं ले पाएंगे, बाहर से लेना पड़ेगा। यदि हमें विस्तार करना है, एक्सपेंशन करना है, तो बहुत सारे नए लोगों की ज़रूरत होगी। इतने लोग हम संस्था के अंदर से नहीं ले पाएंगे। और ऐसी जॉब्स जहाँ पे कम लोग नौकरियाँ करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी हमें बाहर के लोगों को जॉब पर रखने का प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही कंडीशन में संस्था को बाहरी स्रोतों की ओर जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसे संगठनों द्वारा हेड हंटर्स, रेडर्स, समुद्री डाकू के रूप में देखा जाता है और जो अपने प्रयासों के माध्यम से कर्मियों को खो देते हैं? Which are the firms that are looked upon as headhunters, raiders, and pirates by the organization which lose personnel through their effort? व्यावसायिक संस्थान, श्रमिक संघ, भर्ती फर्में, या फिर रोजगार एजेंसियां। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भर्ती फर्में, रिक्रूटिंग फर्म्स। भर्ती फर्मों को कई बार कंपनियां या संगठन जो है हेड हंटर्स, रेडर्स और समुद्री डाकू के रूप में जानती हैं। अगला प्रश्न है, कर्मियों की ज़रूरत में उतार चढ़ाव को समायोजित करने के लिए कर्मियों को घंटे या दिन के हिसाब से पट्टे पर देने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। टू एडजस्ट टू द विच फ्लक्चुएशंस इन द पर्सनल नीड द पॉसिबिलिटी ऑफ लीजिंग पर्सनल्स बाय द आवर और डे शुड बी कंसिडर्ड। यानी किस तरीके की परिस्थिति में आप टेम्प्रोरी तौर पे कुछ लोगों को घंटे के आधार पे या दिनों के आधार पे काम देने के बारे में सोच सकते हैं? छोटी अवधि, मध्यम अवधि, लंबी अवधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छोटी अवधि। शॉर्ट टर्म में यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप लोगों को घंटे या दिन के हिसाब से नौकरी पे रख सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि और मध्यम अवधि के लिए आप यदि मंथली सैलरी पे लोगों को रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, डैश रिश्तेदारों की नियुक्ति है जो परिवार के स्वामित्व वाली फर्मों में भर्ती कार्यक्रमों का एक अनिवार्य घटक होगा। व्हाट इज द हायरिंग ऑफ द रिलेटिव विच विल बी एन इनएविटेबल कंपोनेंट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम इन द फैमिली ओन बिजनेस? पट्टे पर देना, लीजिंग, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, वफादारी, लॉयल्टी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जब कोई परिवार के स्वामित्व वाली फर्म होती है और उसमें यदि रिश्तेदारों की नियुक्ति की जाती है तो उसे हम भाई भतीजावाद के नाम से जानते हैं, नेपोटिज्म के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में क्या और नौकरी आवेदक परस्पर जुड़े हुए हैं? द डैश and the job applicant are interrelated at each step in the selection procedure. जॉब स्पेसिफिकेशन, नौकरी विशिष्टता, जॉब इवेल्युएशन, नौकरी का मूल्यांकन, बोथ ए एंड बी, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चयन प्रक्रिया में आवेदक और नौकरी की जो विशिष्टता होती है, यानी जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। आवेदक के अंदर वो गुण है कि नहीं जो जॉब स्पेसिफिकेशन को के साथ फिट हो पाए, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है जब भी जॉब एप्लीकेशन से लेकर सिलेक्शन तक के प्रोसेस को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्मिक के मानक को कार्य विनिर्देश द्वारा दर्शाया जाता है जैसा कि विकसित किया गया है। द स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल इज रिप्रेजेंटेड बाय द जॉब स्पेसिफिकेशन एज डेवलप्ड थ्रू जॉब इवेल्युएशन, नौकरी मूल्यांकन, जॉब एनालिसिस, नौकरी विश्लेषण, जॉब सेटिस्फैक्शन, नौकरी से संतुष्टि, या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पूछने का मतलब ये है कि जॉब स्पेसिफिकेशन को डेवलप करने में किसकी भूमिका होती है, किसके आधार पे जॉब स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जॉब एनालिसिस। किसी भी नौकरी के लिए लोगों को रखने के पहले नौकरी में क्या आवश्यकता है, किस तरीके की आवश्यकता है, उसकी एनालिसिस की जाती है कि किस तरीके के काम को करने की आवश्यकता है, उसे जॉब एनालिसिस कहते हैं। और जब जॉब एनालिसिस कर ली जाती है तो उसके आधार पे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या काम करना होगा, उसे कहा जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जब तक आप जॉब का एनालिसिस नहीं करेंगे, स्पेसिफिकेशन कैसे बनाएंगे। तो जॉब स्पेसिफिकेशन हमेशा जॉब एनालिसिस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या भावी कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें संगठन में नौकरियों को रखने के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है। What is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization? यानी वो कौन सी प्रक्रिया है जो लोगों को संगठन में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, चयन, सिलेक्शन, भर्ती, रिक्रूटमेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई एप्लीकेशन की बात कर रहा है ना, आवेदन। आवेदन कभी भी भर्ती जब की जाती है उस समय किया जाता है। जब कोई रिक्रूटमेंट आता है तो लोग उस रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आवेदन करते हैं कि भाई हम इस तरीके की नौकरी करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सफल और प्रभावी भर्ती कार्यक्रम के लिए एक अच्छी तरीके से परिभाषित किसकी जरूरत होती है। भर्ती नीति, एक उचित संगठनात्मक संरचना, जनशक्ति संसाधनों के स्रोतों का पता लगाने की प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। जब एक सफल और प्रभावी भर्ती कार्यक्रम आपको बनाना है तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने भर्ती की नीति को डिसाइड करें। सबसे पहले उसके लिए एक उचित संगठनात्मक संरचना बनाएं कि कौन एप्लीकेशन कलेक्ट करेगा, कौन उसकी छटाई करेगा, कौन स्क्रीनिंग करेगा, कौन इंटरव्यू लेगा। उसके लिए पूरा एक आपको संगठनात्मक संरचना बनाना पड़ेगा। और साथ ही आपको लोग कहाँ मिलेंगे, जनशक्ति संसाधन कहाँ मिलेगा, उसके स्रोतों को पता लगाना होगा। तब जाकर आप प्रॉपर तरीके से एक सफल और प्रभावी भर्ती कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, भर्ती के स्रोत समय समय पर होने चाहिए। सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग शुड बी पीरियडिकली चेंज्ड, बदल जाना, चेक्ड, जांच किया हुआ होना, इवेल्युएटेड, मूल्यांकन किया गया होना, या इंस्पायर्ड, प्रेरित होना। तो भर्ती के स्रोत को समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इवेल्युएट किया जाना चाहिए कि भर्ती के लिए जो स्रोत हमने चयन किया है वहाँ पे हमें सही कर्मचारी मिल पा रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर मिल पा रहे हैं कि नहीं, पर्याप्त मिल पा रहे हैं कि नहीं। समय समय पे इसका इवेल्युएशन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भर्ती का स्रोत निम्नलिखित में से है। विज्ञापन, संदर्भ, रोजगार एजेंसी या उपरोक्त सभी। द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, रेफरेंस, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या ऑल ऑफ द एबव। तो भर्ती के ये तीनों ही स्रोत हैं। विज्ञापन देकर आप लोगों से भर्ती के लिए एप्लीकेशन मंगा सकते हैं। किसी और व्यक्ति के संदर्भ देने पर, रेफरेंस देने पर किसी को काम पे रख सकते हैं। रोजगार एजेंसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ बेरोजगार लोगों का पूरा लिस्ट होता है, उसमें से अपने काम के लोगों को चुन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसको अधिकतर भीतर से ही बढ़ावा दिया जाता है। हु आर मोस्टली प्रमोटेड फ्रॉम विद इन, पर्यवेक्षक, कार्यकारी, दोनों और व, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों और व। जनरली जो सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव होते हैं वो संस्था के अंदर के ही लोगों को प्रमोट करके इस पद पे लाया जाता है, क्योंकि वो संस्था के बारे में पहले से जानते हैं, वहाँ कामकाज का क्या तौर तरीका है, किस तरीके की सिचुएशन है, क्या वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ये सारी चीज़ें इनको मालूम होती हैं। तो सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव इन लोगों को जनरली अंदर से ही अपनी ही संस्था से प्रमोट करके पदों पे नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संभवतः चयन की सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एकल विधि है। द फॉलोइंग इज द प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिंगल मेथड ऑफ सिलेक्शन। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार और व दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो,
चयन के लिए सबसे पॉपुलर जो मेथड है वो है साक्षात्कार, इंटरव्यूइंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एक प्रकार का साक्षात्कार है। द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। तनाव साक्षात्कार, स्ट्रेस इंटरव्यू, गहन साक्षात्कार, डेप्थ इंटरव्यू, पैटर्न वाला साक्षात्कार, पैटर्न इंटरव्यू, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही साक्षात्कार के तरीके हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभावित आवेदक से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पारंपरिक व्यापक रूप से स्वीकृत उपकरण है। साक्षात्कार, आवेदन रिक्त, प्रेरण, या उपरोक्त सभी। इंटरव्यू, एप्लीकेशन ब्लैंक, इंडक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे आवेदन रिक्त आपका सही उत्तर होगा, एप्लीकेशन ब्लैंक। ठीक है ना। संभावित आवेदक से जब जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो ऐसे केस में एप्लीकेशन ब्लैंक का यूज किया जाता है। एप्लीकेशन ब्लैंक एक तरीके का फॉर्म होता है जो संभावित कर्मचारी को जिसका सिलेक्शन हम करने वाले हैं उनको भरने के लिए दिया जाता है और उसके माध्यम से उनसे तमाम तरीके की जानकारी उस फॉर्म के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इसी फॉर्म को एप्लीकेशन ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, क्या आवेदक से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पूछताछ का एक संयोजन है? व्हाट आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ द एप्लीकेंट? आवेदन रिक्त, एप्लीकेशन ब्लैंक, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पैटर्न वाले साक्षात्कार, पैटर्न इंटरव्यू, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ देखो आवेदक से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूछताछ का एक कॉम्बिनेशन जो है वो पैटर्न वाले साक्षात्कार है। पैटर्न इंटरव्यू में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है पहले से डिसाइड किए हुए रहते हैं और उनको ही हर व्यक्ति से, हर एप्लीकेंट से पूछा जाता है और उसके माध्यम से जानकारी इकट्ठा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या किसी एक नए कर्मचारी को संगठन में लाने या उन्मुख करने की समस्या से संबंधित है? व्हाट इज द कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और ओरिएंटिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन? चयन, सिलेक्शन, भर्ती, रिक्रूटमेंट, प्रेरणा, इंडक्शन, या साक्षात्कार, इंटरव्यूइंग। तो देखो सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और इंटरव्यूइंग ये तो कर्मचारी को संस्था में काम पे लगाने के पहले की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह तय होता है कि किसे हम काम पे लगाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यक्ति को हम संस्था में काम पे लगाने वाले हैं तो उसे ओरिएंट कैसे करेंगे, ओरिएंटेशन उसका कैसे जनरेट करेंगे? तो इंडक्शन के माध्यम से या प्रेरणा के माध्यम से ये काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह परीक्षण जो नौकरी की आवश्यकताओं के साथ कर्मचारी के प्रदर्शन की तुलना करता है। द टेस्ट विच कंपेयर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विथ जॉब रिक्वायरमेंट। चयन परीक्षण, सिलेक्शन टेस्ट, वरीयता परीक्षण, प्रेफरेंसेज टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, सिमुलेशन। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा वरीयता परीक्षण। प्रेफरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके माध्यम से एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के साथ जॉब के रिक्वायरमेंट की तुलना करता है। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के बीच विवाद को किसके रूप में जाना जाता है? डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो यहाँ पे विभिन्न स्तरों की बात की गई है। विभिन्न स्तर का मतलब है कि जैसे संगठन में कई स्तर होते हैं, सबसे ऊपर मैनेजर होता है, उसके नीचे सुपरवाइजर होते हैं, उसके नीचे वर्कर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे वर्कर्स और सुपरवाइजर के बीच में यदि झगड़ा है या सुपरवाइजर और मैनेजर के बीच में झगड़ा है तो इसे हम कहेंगे वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, ऊर्ध्वाधर संघर्ष। और यदि एक ही लेवल के विभिन्न कर्मचारियों के बीच में झगड़ा है, मान लो अलग अलग विभाग के सुपरवाइजर के बीच में आपस में झगड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, क्षैतिज संघर्ष। और यदि सभी लोगों में आपस में झगड़ा हो तो सारे झगड़ों पर, या ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट भी इसे कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपसे पूछा है कि अलग अलग स्तर पे यदि कर्मचारियों के बीच में विवाद है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? ऊर्ध्वाधर संघर्ष या वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी का एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर जाना, इसे किस नाम से जाना जाएगा? नौकरी का विस्तार, छटनी, कार्यवर्तन, या कार्य की रूपरेखा।
मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, जॉब इनलार्जमेंट, रिट्रेंचमेंट, जॉब रोटेशन या जॉब डिजाइन। जब एक काम से दूसरे काम पे किसी व्यक्ति को बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो इसे कहते हैं जॉब रोटेशन, कार्यवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पता लगाएं जो कर्मचारी सशक्तिकरण का तत्व नहीं है। फाइंड आउट द वन विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। विश्वास प्रणाली एवं विश्वास, बिलीफ सिस्टम एंड ट्रस्ट, उद्देश्यपूर्णता, पर्पजफुलनेस, मनमानी, आर्बिट्रेरीनेस या आत्मनिर्भरता या योग्यता, सेल्फ सफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पे देखो, कर्मचारी के सशक्तिकरण का तत्व नहीं पूछा है, तो कर्मचारी के एम्पावरमेंट में मनमानी का कोई भी रोल नहीं है। मनमानी तो एक तरीके से कर्मचारी की बुराई है या उसके परफॉर्मेंस को डाउन करेगी, सशक्तिकरण नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई समूह किसी योजनाबद्ध दृष्टिकोण पर विचार विमर्श करता है तो आमतौर पर अभ्यास का उद्देश्य किसकी जरूरतें होती हैं? व्हेन अ ग्रुप डेलिब्रेट अ प्लान्ड विजन हुज नीड्स टिपिकली आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज। मतलब जब योजनाबद्ध दृष्टिकोण से कोई विचार विमर्श किया जाता है तो उस विचार विमर्श का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब वो किसकी ज़रूरतों को पूरा करता है? ऑप्शन नंबर ए है शेयर धारकों की ज़रूरतें, द नीड्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स, ग्राहकों की ज़रूरतें, द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, कर्मचारियों की ज़रूरतें, द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, या सभी हितधारकों की आवश्यकताएं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब भी कोई विचार विमर्श किया जाता है तो उसमें सभी हितधारकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी रणनीतिक योजना के समूह प्रक्रिया विकास में राडार स्क्रीन क्या दिखाती है? इन ग्रुप प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्लान व्हाट डज द राडार स्क्रीन शोज? प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी, ताकत और कमजोरी का अंतराल, दृष्टि वास्तविकता में अंतराल, या बाजार आला अवसर। कम्पिटिटिव राइवल्स, स्ट्रेंथ वीकनेस गैप, विजन रियलिटी गैप्स, या मार्केट नीचे अपॉर्चुनिटीज। तो देखो, राडार स्क्रीन जो है वास्तव में दृष्टि और वास्तविकता का अंतराल दिखाता है, विजन रियलिटी गैप दिखाता है। यानी जो हम देख रहे हैं मार्केट में और रियल में मार्केट में जो हो रहा है उसमें क्या अंतर है, ये राडार स्क्रीन के माध्यम से पता चलता है। अगला प्रश्न है, उन स्थितियों में प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधकों को क्या करना चाहिए जहां आउटपुट मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है? व्हाट शुड मैनेजर डू टू कंट्रोल परफॉर्मेंस इन सिचुएशन वेयर आउटपुट क्वांटिफिकेशन इज डिफिकल्ट? नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रयास छोड़ देना चाहिए, कुछ अनुमानित माप विकसित कर लेना चाहिए, आउटपुट की मात्रा निर्धारित करने के लिए लक्ष्यों और कार्यों को बदल देना चाहिए, या फिर मात्रात्मक प्रयास के बजाय व्यवहार को मापें और उसका आंकलन करें। तो ठीक है, ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई आउटपुट मात्रा का निर्धारित करना मुश्किल है, यानी स्टैंडर्ड बनाना मुश्किल है, वहाँ पे प्रदर्शन को जो है नियंत्रित करने के लिए प्रबंधक क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि मात्रात्मक प्रयास की बजाय व्यवहार को मापिए और उसका आंकलन कीजिए। मेजर और एसेस द बिहेवियर रादर देन अटेम्प्टिंग क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ आउटपुट। जहाँ पे मात्रा आप मापने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं वहाँ व्यवहार को मापिए। अगला प्रश्न है, जो आउटपुट के विपरीत व्यवहार माप का एक उदाहरण है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर मेजरमेंट एज अपोज टू द आउटपुट मेजरमेंट। ये कह रहा है कि हम मात्रा को मापने की बजाय हम व्यवहार को माप लेते हैं। चलिए, तो ये बताइए नीचे कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो व्यवहार के मापन से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है, एक गुणवत्ता तकनीशियन के द्वारा दोषपूर्ण भागों की संख्या की गणना करें जो प्रति 1000 उत्पादन किया गया। तो यहाँ तो क्वांटिटेटिव डेटा आ गया, ये नहीं होगा। अगला है, एक औद्योगिक इंजीनियर के पास उत्पादन में लगने वाला समय जितना समय होता है एक घटक। हैविंग एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर टाइम ऑफ लेंथ ऑफ टाइम इट टेक टू प्रोड्यूस अ कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी समय मापने की बात आ गई, क्वांटिटेटिव मेजर है।
शिपिंग समय पर शिपमेंट के प्रतिशत को ट्रैक करना, हैविंग शिपिंग ट्रैक द परसेंटेज ऑफ ऑन टाइम शिपमेंट। तो यहाँ भी परसेंटेज निकाला जा रहा है कि भाई कितने परसेंट शिपमेंट टाइम पे आ रही है। ये भी व्यवहार का मापन नहीं हुआ, मात्रात्मक मापन हुआ। यह देखने के लिए कि ग्राहकों का सर्वेक्षण करना है कि खुदरा स्टोर में क्लर्क ग्राहकों के प्रति विनम्र है कि नहीं। सर्वेइंग कस्टमर्स टू सी इफ क्लर्क इन अ रिटेल स्टोर और कॉर्टियस टू कस्टमर। हाँ, ये व्यवहार का मापन हुआ कि यहाँ पे आप ग्राहकों से बातचीत करके ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे काम करने वाला जो कर्मचारी है वो ग्राहकों के प्रति विनम्र है कि नहीं। इसमें आप ग्राहकों की राय जानेंगे, यहाँ संख्या से मतलब नहीं है। तो ये व्यवहारात्मक मापन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संगठन का प्रबंधन इसका उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध क्यों होगा। वॉल्ट्रीज ढांचा और प्रक्रियाएं। वाई वुड एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कमिट टू यूजिंग द वॉल्ट्रीज फ्रेमवर्क एंड प्रोसेसेज। वॉल्ट्रीज ढांचा और प्रक्रिया के माध्यम से वर्तमान और वांछित प्रदर्शन के बीच में अंतर की पहचान की जा सकती है और उसमें लगातार सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्स सिग्मा पद्धति के अनुप्रयोग का उद्देश्य क्या होता है। द एप्लीकेशन ऑफ सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी इज इंटेंडेड टू रिवॉर्ड हाई अचीवर्स, उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले को पुरस्कार देना, रिड्यूस वेरिएबिलिटी परिवर्तनशीलता को कम करना, इंक्रीज आउटपुट उत्पादन बढ़ाना, या सिंप्लीफाई कमांड एंड कंट्रोल आदेश और नियंत्रण को सरल बनाना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए सिक्स सिग्मा पद्धति का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती लेन देन और घटनाओं को मानकीकृत या सुसंगत तरीके से संभालने के लिए दिशा निर्देशों या प्रक्रियाओं के प्रावधान के रूप में परिभाषित किया गया है। व्हाट इज डिफाइंड एज द प्रोविजन ऑफ गाइडलाइंस और प्रोसेसेज फॉर हैंडलिंग द रिकरिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड और कंसिस्टेंट वे। एक रणनीति और स्ट्रेटेजी, एक संरचना ए स्ट्रक्चर, एक प्रणाली ए सिस्टम, या आदेश की श्रृंखला द चेन ऑफ द कमांड। तो आवर्ती लेन देन यानी बार बार होने वाली घटनाओं को स्टैंडर्ड तरीके से संभालने के लिए जो प्रक्रियाएं और दिशा निर्देश निर्धारित किए जाते हैं उसी को हम प्रणाली कहते हैं, द सिस्टम। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोत्साहन निर्भर करता है उत्पादकता पर, बिक्री पर, मुनाफे पर, या उपरोक्त सभी। इंसेंटिव डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्टिविटी, सेल्स, प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। तो इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन जो है उपरोक्त सभी पर निर्भर करेगा। उत्पादकता अधिक होगी प्रोत्साहन ज़्यादा मिलेगा, बिक्री अधिक होगी मुनाफा ज़्यादा होगा तो प्रोत्साहन ज़्यादा दिया जा पाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का भुगतान कर्मचारियों को 5 वर्ष से अधिक सेवा के बाद बाहर निकालने के समय ही किया जाता है। द फॉलोइंग इज पेड ओनली एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉई एग्जिट आफ्टर सर्विंग मोर देन 5 ईयर। तो जो कर्मचारी 5 साल कम से कम काम किए हों उनको क्या भुगतान किया जाता है, ग्रेच्युटी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ग्रेच्युटी का भुगतान उन्हीं कर्मचारियों को किया जाता है जो कम से कम 5 साल काम कर लिए हों और उसके बाद काम छोड़ के जा रहे हों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एक अनुलाभ है, क्लब की सदस्यता, भविष्य निधि, चिकित्सा भत्ता, या सामूहिक बीमा। द फॉलोइंग इज ऑफ परक्विसाइट्स, क्लब मेंबरशिप, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस, या ग्रुप इंश्योरेंस। तो क्लब मेंबरशिप यानी क्लब की सदस्यता देना एक अनुलाभ माना जा सकता है, परक्विसिट माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं, आमने सामने, व्यवहारिक, टेलीफोनिक, या ये सभी। तो देखिए साक्षात्कार जो है आमने सामने बैठकर भी लिया जा सकता है और बिहेवियरल इंटरव्यू भी हो सकता है, टेलीफोनिक तरीके से भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ये चारों ही जो है साक्षात्कार कौशल के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से हुई है, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, जर्मन वर्ड, या इंग्लिश वर्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंटरव्यू शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको अपने साक्षात्कार के लिए कब पहुँचना चाहिए, निर्धारित समय पर, निर्धारित समय के 5-10 मिनट पहले, निर्धारित समय के 5-10 मिनट बाद, या 10 मिनट बाद जाएं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा
कि जो भी साक्षात्कार का समय है उसके 5-10 मिनट पहले पहुंचना अच्छा होता है। 15 मिनट पहले भी पहुंच सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस में, बहुत पहले नहीं पहुंचना चाहिए, और लेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंटरव्यू के दौरान आपको किस पर ध्यान देना चाहिए? व्हाट शुड यू फोकस ऑन ड्यूरिंग द इंटरव्यू? आप जो वेतन चाहते हैं, आप कितना अवकाश चाहते हैं, आप कंपनी या संगठन को क्या पेशकश कर सकते हैं, या कंपनी या संगठन आपको क्या गलत प्रतिक्रिया दे सकता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जब भी इंटरव्यू देने आप जाते हैं तो आपको ये फोकस करना है कि आप अपने काबिलियत के बारे में बता पाएँ और आप सामने वाले को ये समझा पाएँ कि आप कंपनी या संगठन को क्या दे सकते हैं। आप अपनी यूएसपी को बताइए। अगला प्रश्न है, इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इंटरव्यू 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आर? 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। एक होता है संरचनात्मक साक्षात्कार, एक होता है असंरचनात्मक साक्षात्कार जिसे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कहते हैं, और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरव्यू के कितने चरण होते हैं? 2, 3, 5 या 6? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंटरव्यू के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में इंट्रोडक्शन होता है, दूसरे चरण में इंटरव्यू का मेन कोर्स होता है जिसमें जानकारियाँ आपस में शेयर की जाती हैं, और तीसरे चरण में इंटरव्यू की क्लोजिंग होती है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार जो फ़ोन या वीडियो पर लिया जाता है उसे कॉपेड कहा जाता है। तो ये तो पहले ही बता दिया है, आंसर भी इसी में है। टेलीफोन पर लिए जाने वाले साक्षात्कार को कॉपेड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार शब्द का अर्थ क्या है? झलक, अन्य अजनबियों को देखना, बिल्कुल अकेले, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इंटरव्यू का मीनिंग होता है झलक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ग्लिम्स। ठीक है। साक्षात्कार शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित के बीच में बातचीत से है। साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारकारक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? द वर्ड इंटरव्यू रेफर्स टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। जब तक 2 लोग नहीं होंगे तो इंटरव्यू कैसे होगा? साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारक के बीच में आपस में कन्वर्सेशन जो होता है उसी को इंटरव्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्ध संरचनात्मक साक्षात्कार का प्रकार कौन सा है? विच वन इज द टाइप ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? पैनल साक्षात्कार, देखभाल साक्षात्कार, मौके पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? पैनल इंटरव्यू, केयर स्टडी, ऑन द स्पॉट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखभाल अध्ययन या केयर स्टडी जो है ये एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार शब्द फ्रेंच शब्द से लिया गया है। इंटरवायर, इंटरव्यू, इंटरवायर, या इनमें से कोई नहीं? द टर्म इंटरव्यू हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इंटरवायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मूलतः एक संरचित वार्तालाप है। सीवी, साक्षात्कार, फोन कॉल, या इनमें से कोई नहीं? व्हाट इज एसेंशियली अ स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन? सीवी, इंटरव्यू, फोन कॉल और नन ऑफ दीज। तो निश्चित तौर पे इंटरव्यू जो है एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू का महत्वपूर्ण चरण क्या है? अर्ध चरण, सेमी स्टेज, प्रारंभिक चरण, बिगनिंग स्टेज, समापन चरण, क्लोजिंग स्टेज, या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिगनिंग स्टेज। क्योंकि एक कहावत है कि वेल बिगन हाफ डन, तो वही बात इंटरव्यू में भी होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो इंटरव्यू के दौरान होता है वही काफ़ी हद तक पूरे इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में रहता है, इसलिए प्रारंभिक चरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पैनल साक्षात्कार जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, और पैनल इंटरव्यू एज नोन एज। पैनल साक्षात्कार, पैनल इंटरव्यू, आमने सामने साक्षात्कार, फेस टू फेस इंटरव्यू, बोर्ड साक्षात्कार, बोर्ड इंटरव्यू, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोर्ड इंटरव्यू भी जो है एक तरीके का पैनल इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यू लेने वाले
कई सारे लोग होते हैं, उनका एक पैनल होता है जो सामने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो विशिष्ट परिस्थितियों में उम्मीदवारों के पिछले व्यवहार की जांच करने के लिए डिजाइन किए गए प्रश्नों का उपयोग करते हैं, ऐसे इंटरव्यू को क्या कहा जाता है? विच इंटरव्यू इज दैट यूज द क्वेश्चंस डिजाइन टू प्रोब द कैंडिडेट पास्ट बिहेवियर इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। यहाँ पे आपका ऑप्शन है समूह साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू, व्यवहार साक्षात्कार, बिहेवियर इंटरव्यू, आमने सामने साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्यवहार साक्षात्कार या बिहेवियर इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें प्रश्नों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि किसी विशेष परिस्थिति में उम्मीदवार ने पहले कैसा व्यवहार किया था उसके बारे में जानकारी निकल के सामने आ जाए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के सबसे लोकप्रिय और कुशल रूप हैं। द मोस्ट पॉपुलर एंड इफिशियंट फॉर्म ऑफ असेसमेंट आर। ये री नहीं है, इसे द कर दो, द मोस्ट पॉपुलर। ठीक है। मूल्यांकन के सबसे लोकप्रिय और कुशल रूप हैं ऑन द स्पॉट साक्षात्कार, ऑन स्पॉट इंटरव्यू, आमने सामने साक्षात्कार, फेस टू फेस इंटरव्यू, टेलीफोन साक्षात्कार, टेलीफोनिक इंटरव्यू या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फेस टू फेस इंटरव्यू, यानी आमने सामने का जो साक्षात्कार होता है वो मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा और लोकप्रिय साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के लिए सफल रणनीतियाँ क्या हैं? व्हाट आर द सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज फॉर इंटरव्यू? व्यक्तिगत तालमेल, पर्सनल रिपोर्ट, गुड आई कॉन्टैक्ट, अच्छा नेत्र संबंध, मुख्य बिंदु का स्पष्ट विचार, क्लियर आइडिया ऑफ की पॉइंट या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, एक सफल इंटरव्यू देने के लिए ये तीनों ही गुण होने चाहिए। व्यक्तिगत तालमेल अच्छा हो, अच्छी तरीके से नज़रों का संपर्क बना रहे और आपका विचार स्पष्ट हो, मेन पॉइंट पे आपका विचार स्पष्ट हो। यदि ये सब बातें आपके अंदर हैं तो आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैनल का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक साक्षात्कार को ऐसे आयाम पर रेट करता है। ईच मेंबर ऑफ द पैनल रेट्स ईच इंटरव्यू ऑन सच डायमेंशन। मोटिवेशन, प्रेरणा, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति, बोथ ए एंड बी, और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई भी पैनल इंटरव्यू जब होता है तो ऐसे केस में हर एक सदस्य साक्षात्कार को दो पैमानों पे मापन करते हैं, रेट करते हैं। एक तो मोटिवेशन कैसा है कैंडिडेट का, और दूसरा कैंडिडेट का प्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। असंरचनात्मक साक्षात्कार का प्रकार कौन सा है? विच वन इज द टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू? पहला ऑप्शन है पैनल साक्षात्कार, पैनल इंटरव्यू, समूह साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी समूह साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। अगला प्रश्न है, अर्ध संरचित साक्षात्कार कौन से दो प्रकार के होते हैं? विच टू इज द टाइप ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? गहराई से, इन डेप्थ, मौके पर, ऑन द स्पॉट, केस स्टडी या और ब दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, और ब दोनों। अर्ध संरचित साक्षात्कार इन डेप्थ भी हो सकता है, ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, गहन साक्षात्कार को इसके रूप में जाना जाता है। इन डेप्थ इंटरव्यू आर आल्सो नोन एज बोर्ड इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू, केस स्टडी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बोर्ड इंटरव्यू। अगला प्रश्न, साक्षात्कार के दौरान धूम्रपान की अनुमति है? ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्मोकिंग अलाउड, डूज, डोंट, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो साक्षात्कार के दौरान धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरव्यू के दौरान ध्यान से सुनने, ड्यूरिंग द इंटरव्यू लिसन केयरफुली, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इंटरव्यू के दौरान आपको ध्यान से सुनना ही सुनना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के दौरान व्यवधान की अनुमति है? ड्यूरिंग द इंटरव्यू इंटरप्ट अलाउड, करें न करें, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इंटरव्यू के दौरान जहाँ तक हो
इंटरप्शन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार के दौरान सुराग चुनें और प्रतिक्रिया दें। ड्यूरिंग द इंटरव्यू पिक द क्लूज एंड रिएक्ट। तो बिल्कुल ये आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, साक्षात्कार आपके या किसी अन्य के बारे में नकारात्मक जानकारी प्रदान करता है। इंटरव्यूअर प्रोवाइड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ और एनी एल्स। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार स्पष्ट और संक्षिप्त है। करें ना करें अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही बात है, इंटरव्यूअर को कभी भी क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऐसा करना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार शांत हो जाते हैं या तनावग्रस्त हो जाते हैं। इंटरव्यूअर आर फ्रीज और बिकम टेंस। इंटरव्यू देते वक्त आपको तनाव में भी नहीं आना है और अवाक भी नहीं रह जाना है, फ्रीज भी नहीं हो जाना है। ऑप्शन नंबर बी डोंट्स, यानी ये नहीं करना चाहिए। प्रशिक्षण आपका यहाँ से चालू हो गया। कर्मचारी प्रशिक्षण को पूरा करने की आवश्यकता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू मीट। नौकरी की आवश्यकता, जॉब रिक्वायरमेंट। नौकरी में उन्नति, जॉब इन्हेंसमेंट। कार्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस। या नौकरी समृद्ध, जॉब इंरिचमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नौकरी की आवश्यकता होती है, किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग लेना ये नौकरी की आवश्यकता है। जब भी कोई नया एम्प्लॉय किसी संगठन में जाता है तो उस संगठन के कार्यप्रणाली के साथ वो अच्छी तरीके से ढल पाए, इसके लिए उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण से कर्मचारियों में वृद्धि होती है। ट्रेनिंग इंक्रीज द एम्प्लॉयज। बाजार मूल्य, शक्ति अर्जित करना, नौकरी की सुरक्षा या ये सभी। मार्केट वैल्यू, अर्निंग पावर, जॉब सिक्योरिटी या ऑल ऑफ द एबव। ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉय की अर्निंग पावर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं विकास किसी संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कैसे प्रदान करता है। हाउ डज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफर कम्पिटिटिव एडवांटेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रदर्शनशालीनता को दूर करना, रिमूविंग परफॉर्मेंस डिफिशिएंसीज। व्यक्तियों में सीखने की योग्यता और प्रेरणा होती है। इंडिविजुअल्स हैव द एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन टू लर्न। कमी योग्यता की कमी के कारण होती है। डिफिशियंसी इज काज बाई लैक ऑफ एबिलिटी। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि रिमूविंग परफॉर्मेंस डिफिशिएंसीज, यानी प्रदर्शन में जो कमियां होती हैं उसे दूर करने में प्रशिक्षण और विकास लाभप्रद होता है। और इससे संगठन को कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिश्रमिक प्रणाली को निम्नलिखित प्रकार की इक्विटी को पूरा करने की आवश्यकता है। द रेम्यूनरेशन सिस्टम नीड टू मीट फॉलोइंग टाइप ऑफ इक्विटी। आंतरिक, बाहरी, व्यक्तिगत या उपरोक्त सभी। इंटरनल, एक्सटर्नल, इंडिविजुअल या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई भी मुआवजा योजना होनी चाहिए। समझने योग्य, व्यवहारिक और स्वीकार्य। उचित, व्यवहारिक और स्वीकार्य। समझने योग्य, व्यवहार एवं स्वीकार्य। समझने योग्य, व्यवहारिक और क्षतिपूर्ति योग्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कोई भी मुआवजा योजना यानी कंपनसेशन प्लान जो है, एक तो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। वर्केबल भी होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, जो आमतौर पे बाकी लोग करते हैं वैसा मिलता जुलता होना चाहिए। और एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कर्मचारियों को ये स्वीकार्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिश्रमिक मॉडल का हिस्सा नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन मॉडल। नौकरी का विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन। कार्य मूल्यांकन, जॉब इवेल्युएशन। नौकरी का पदानुक्रम, जॉब हायरार्की। या कार्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कार्य विश्लेषण जो है पारिश्रमिक मॉडल का हिस्सा नहीं होता है। बाकी तीनों चीज़ें रेम्यूनरेशन को तय करने में सहायता प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, मजदूरी वेतन की दरों का क्या प्रतिनिधित्व करती है। वेजेज रिप्रेजेंट व्हाट रेट ऑफ द पे। आवरली, डेली, वीकली या मंथली। प्रति घंटा, दैनिक, साप्ताहिक या महीने का। तो देखो, वेजेज जो है जनरली आवरली रेट को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रशिक्षण इसके समाधान में सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ट्रेनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन रिजॉल्विंग कौशल अंतराल, स्किल गैप, मनोवृत्ति संबंधी समस्याएं, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम, खराब प्रेरणा, पुअर मोटिवेशन या उपस्थिति संबंधी मुद्दे, अटेंडेंस इशू। तो प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास किया जाता है। कौशल अंतराल को कम करने में ये सहायक होती है। स्किल गैप को ये समाप्त करती है। अगला प्रश्न है, वह शब्द जो दीर्घकालीन प्रशिक्षण का वर्णन करता है, जिसमें नौकरी पर और कक्षा में प्रशिक्षण दोनों का संयोजन शामिल है। द टर्म विच डिस्क्राइब लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग विच इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑन द जॉब एंड इन क्लास ट्रेनिंग। परामर्श, मेंटरशिप, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, वेस्टिबुल प्रशिक्षण या प्रशिक्षुता यानी अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो प्रशिक्षुता होती है, अप्रेंटिसशिप जो होती है, इसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है, दोनों तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी क्लास में भी आपकी ट्रेनिंग होती है और काम के दौरान भी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण लागत का उदाहरण नहीं है? विच आइटम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट ट्रेनिंग कॉस्ट? ओवर टाइम, बढ़ा हुआ स्क्रैप यानी इंक्रीज्ड स्क्रैप, कमरा और भोजन शुल्क, रूम एंड फूड चार्ज या कम उत्पादकता। तो यहाँ पे देखो, कमरा और भोजन शुल्क ये जो है अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण लागत का उदाहरण नहीं है, ये प्रत्यक्ष लागत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश प्रशिक्षण का स्थानांतरण का तात्पर्य है। द फ्रेज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रेफर टू। उत्पादन संबंधी चिंताओं को समायोजित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को इधर उधर ले जाना। मूविंग ट्रेनिंग शेड्यूल अराउंड द एकोमोडेट प्रोडक्शन कंसर्न। सहकर्मियों के साथ लिखित प्रशिक्षण सामग्री को स्वतंत्र रूप से साझा करना। फ्रीली शेयरिंग रिटेन ट्रेनिंग मटेरियल विथ कलीग्स। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान कौशल प्राप्त करना और उसका मूल्यांकन करना। एक्वायरिंग एंड इवेल्युएटिंग स्किल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कोर्स। या कार्यस्थल पर नए ज्ञान और कौशल को लागू करना और बनाए रखना। इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल बैक इन द वर्क प्लेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रशिक्षण का स्थानांतरण का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमने प्रशिक्षण के दौरान सीखी है उसे हम ऑन द जॉब कैसे यूज कर पा रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट हम कैसे कर रहे हैं और उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं, यही होता है प्रशिक्षण का स्थानांतरण। यह स्थानांतरण जितना अधिक होगा, प्रशिक्षण उतना ही ज़्यादा प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण गतिविधियों का विकास इस ओर बढ़ गया है। द इवेल्युएशन ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैज मूव्ड टूवर्ड। शिक्षण प्रशिक्षक के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए नौकरी की आवश्यकताओं पर विशिष्ट। स्पेसिफिक ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी एज द लर्निंग कोच। तो देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शब्द आपको मिलेंगे, या ट्रांसलेशन कई बार होता है ना कि इंग्लिश का हिंदी में किया जाता है तो एग्जैक्ट वो मीनिंग नहीं निकल पाती है जो इंग्लिश निकलती है। तो कभी भी आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है, यदि कहीं कन्फ्यूजन होता है तो केवल हिंदी पढ़ के आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा यदि आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज मूव्ड टुवर्ड, यानी प्रशिक्षण की जो गतिविधियां हैं उनका ध्यान आजकल किस ओर ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि स्पेसिफिक ऑन जॉब रिक्वायरमेंट, यानी जॉब की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यूजिंग टेक्नोलॉजी एज द लर्निंग कोच, और इसमें टेक्नोलॉजी को एक लर्निंग कोच के रूप में मानते हुए, यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ट्रेनिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आत्म प्रभावकारिता प्रेरक घटक, मोटिवेशनल कंपोनेंट ऑफ सेल्फ इफिशियंसी जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि इज व्हेन अ पर्सन बिलीव दैट दे कैन लर्न द नॉलेज एंड स्किल एंड डू द जॉब। जब कोई व्यक्ति ये मानता है कि वो नॉलेज और स्किल को लर्न कर सकता है और उसके अनुसार अपने काम को कर सकता है, तब ये जो है सबसे प्रेरक घटक होता है आत्म प्रभावकारिता के लिए। अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं के मूल्यांकन की निदान प्रक्रिया अक्सर शुरू होती है। द डायग्नोस्टिक प्रोसेस ऑफ नीड असेसमेंट ऑफन स्टार्ट विथ
एक नौकरी विश्लेषण से या जॉब एनालिसिस, एक अंतराल विश्लेषण से, एक गैप एनालिसिस, एक चिंता से और कंसर्न, या एक संगठनात्मक लेखा परीक्षा से, एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। तो देखो, प्रोसेस ऑफ नीड असेसमेंट मतलब आवश्यकताओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया तब चालू होती है जब कोई चिंता सामने आती है, जब कोई कंसर्न सामने आता है, तब ये देखा जाता है कि भाई हमें जो आवश्यकता है उसे हम कैसे पूरा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण कार्य को केंद्रीकृत करने का एक संभावित लाभ यह है कि पैमाने का नियंत्रण और मितव्ययता प्राप्त होती है, अनुकूलन और स्वामित्व की समस्या हल होती है, स्थानीय बजट नियंत्रण हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। और पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजिंग द ट्रेनिंग फंक्शन इज दैट कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल, कस्टमाइजेशन एंड ओनरशिप, लोकल बजट कंट्रोल, नन ऑफ दीज। तो देखो, कुछ हद तक तो ये भी सही लग रहा है कि कस्टमाइजेशन और ओनरशिप की भावना डेवलप होती है जब सेंट्रलाइज वे में ट्रेनिंग किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ऑफ स्केल। जब सेंट्रल लेवल पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ऐसे केस में एक तो बड़े लेवल पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है तो सस्ता भी पड़ता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, और इसका कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि एक ही जगह से सारी प्रक्रियाएं कंट्रोल की जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रशिक्षण उद्देश्यों की संरचना करते समय प्रशिक्षक को यह करना चाहिए। व्हेन स्ट्रक्चरिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव द ट्रेनर शुड, प्रशिक्षुओं को इस बात की स्पष्ट समझ दें कि क्या अपेक्षा की जानी चाहिए। गिव ट्रेनिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट, सभी सीखने के उद्देश्यों को एक ही शिक्षण डोमेन में अलग करें। आइसोलेट ऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन अ सिंगल लर्निंग डोमेन, प्रशिक्षुओं को यह मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करें कि क्या वे पाठ्यक्रम के कुछ उद्देश्यों को छोड़ सकते हैं। इनकरेज ट्रेनिंग टू इवेल्युएट वेदर दे कैन ओमिट सर्टेन कोर्स ऑब्जेक्टिव, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सबसे उपयुक्त है। जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है तो जो लोग ट्रेनिंग लेने वाले हैं उनके सामने क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है, ट्रेनिंग के बाद वो क्या सीखने वाले हैं या क्या व्यवहार में परिवर्तन उनके आने वाला है, ये चीज़ पहले ही बता देनी चाहिए ताकि उसी के अनुसार लोग ट्रेनिंग लें। अगला प्रश्न है, प्रभावी प्रदर्शन में तकनीकी बाधा का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल बैरियर टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस इज समूह मानदंड, ग्रुप नॉर्म्स, खराब कार्य डिजाइन, पुअर जॉब डिजाइन, अप्रभावी प्रतिक्रिया, इनइफेक्टिव फीडबैक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, पुअर जॉब डिजाइन, खराब कार्य डिजाइन। ठीक है, ये एक टेक्निकल बैरियर है इफेक्टिव परफॉर्मेंस में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में प्रशिक्षण सबसे अच्छा काम करता है। ट्रेनिंग वर्क बेस्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कार्य आसान है और पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। द टास्क इज ईजी एंड परफेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, सही प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। करेक्ट परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल, कार्य यदा कदा ही किया जाता है। द टास्क इज इनफ्रिक्वेंटली परफॉर्म्ड, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो, प्रशिक्षण जो है सबसे अच्छा काम उस समय करता है जब ये दर्शित किया जाए कि सही प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है, यानी करेक्ट परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल। जब ये बात सामने वाले के दिमाग में रहेगी तो वो ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण को करेगा और चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, सीखने का संज्ञानात्मक डोमेन पदानुक्रम शुरू होता है ज्ञान से, प्राप्त करने से, धारणा से, या प्रेरणा से। द कॉग्निटिव डोमेन हायरची ऑफ द लर्निंग स्टार्ट विथ नॉलेज, रिसीविंग, परसेप्शन एंड मोटिवेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नॉलेज। ठीक है, ज्ञान से ही संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, उसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, ब्लूम का वर्गीकरण विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को शैक्षिक उद्देश्यों की इस 3 श्रेणियों में विभाजित करता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी डिवाइड स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनटू दीज 3 कैटेगरीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग, नॉलेज कम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोदहित, कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर, प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना और मूल्यांकन करना, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूम ने
जो अपनी सीखने की प्रक्रिया बताई है उसमें इन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है: ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग। यानी व्यक्ति पहले ज्ञान प्राप्त करेगा, उसे समझेगा और उसके बाद उसका प्रयोग करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह सीखने का उद्देश्य एक पाठ योजना या रूपरेखा विकसित करना उच्चतम स्तर पर मुख्य रूप से डोमेन और स्तर के अंतर्गत है। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव डेवलप अ लेसन प्लान और आउटलाइन इज एट द हाइएस्ट लेवल प्राइमरली अंडर द विच डोमेन एंड द विच लेवल। संज्ञानात्मक संश्लेषण, कॉग्निटिव एंड सिंथेसिस, साइकोमोटर एवं निर्देशित प्रतिक्रिया, साइकोमोटर एंड गाइडेड रिस्पॉन्स, संज्ञानात्मक और समझ, कॉग्निटिव एंड कॉम्प्रिहेंशन, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, संज्ञानात्मक एवं संश्लेषण। यानी पाठ योजना या रूपरेखा विकसित करने का जो ट्रेनिंग होता है वो संज्ञानात्मक ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है, और संज्ञानात्मक ट्रेनिंग में जो अनेक प्रक्रियाएं होती हैं उसमें से संश्लेषण के स्तर की ये प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, वह अंतरक्रिया शैली जो शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करती है कि प्रशिक्षक शिक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। द इंटरेक्शन स्टाइल दैट रेफर टू लर्नर्स एक्सपेक्टिंग द ट्रेनर टू बी द प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग। सहयोग, कोलाब्रेशन, निर्भरता, डिपेंडेंस, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डिपेंडेंस, निर्भरता। यानी यहाँ पे शिक्षार्थी जो है प्रशिक्षक पे निर्भर होता है। जब इस तरीके की ट्रेनिंग हो, अंतरक्रिया शैली मतलब इंटरेक्शन स्टाइल, यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम इस तरीके का हो कि जो शिक्षार्थियों और प्रशिक्षक के बीच में ये भावना पैदा करे कि प्रशिक्षक ही जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है ट्रेनिंग के लिए। वो निर्भरता को दिखाता है कि जितने भी शिक्षार्थी हैं वो प्रशिक्षक के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है। सहयोग होता है आपका वर्कशॉप में ट्रेनिंग देने वाला और लेने वाले दोनों लोग कोलाब्रेशन में काम करते हैं। इंडिपेंडेंस होता है लर्निंग बाय डूइंग में, लर्निंग बाय डूइंग, यानी यहाँ पे व्यक्ति को खुद ही कहा जाता है कि आप करके देखिए कि क्या प्रतिक्रिया हो रही है किसी भी घटना की। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया और परिणामों में सुधार कैसे किया जा सकता है? यह निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन है। योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, शुद्ध लागत विश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डिटरमाइन हाउ द प्रोसेस एंड आउटकम कैन बी इम्प्रूव्ड इज समेटिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, नेट कॉस्ट एनालिसिस, या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। समेटिव इवेल्युएशन एक ऐसा इवेल्युएशन प्रोसेस है जिसमें यह निर्धारित किया जा सकता है कि प्रक्रिया और परिणामों में सुधार कैसे हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन होना चाहिए केवल अंत में, नियोजन स्तर पर मूल्यांकन मापदंड पूर्व निर्धारित करके, केवल उच्च लागत वाले कार्यक्रमों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड हैपन ओनली एट एंड बाई डिटरमाइनिंग द इवेल्युएशन क्राइटेरिया एज द प्लानिंग स्टेज फॉर हाई कास्ट प्रोग्राम ओनली, या नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाई डिटरमाइनिंग द इवेल्युएशन क्राइटेरिया एट द प्लानिंग स्टेज, यानी प्लानिंग के समय ही जो है मूल्यांकन का मापदंड तय कर लेना चाहिए कि कब कब मूल्यांकन होगा, कैसे मूल्यांकन होगा, किस आधार पे होगा। ऐसा नहीं है कि केवल अंत में ही मूल्यांकन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना है। द फॉलोइंग ट्रेनिंग एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉड ट्रेनिंग टू इनेबल द ट्रेनी टू टेक अप अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क विद इन द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, नौकरी पर प्रशिक्षण, ऑन जॉब ट्रेनिंग, प्रशिक्षुता, अप्रेंटिसशिप, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रशिक्षुता। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति पहले से काफ़ी जानकार है और वो अपने फील्ड में और ज़्यादा जानकार बन जाए, इसके लिए प्रशिक्षुता या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण हेतु प्रदर्शन प्रकार का प्रशिक्षण पद्धति प्रयोग किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज यूज टू ट्रेन।
श्रमिक वर्कर्स, पर्यवेक्षक यानी सुपरविजन, प्रबंधक मैनेजर्स, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो डिमॉन्स्ट्रेशन लेवल का जो ट्रेनिंग होता है प्रदर्शन स्तर का, ये वर्कर्स के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वर्कर्स के सामने किसी चीज़ को करने का तरीका करके दिखाया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है और उसे देख के वर्कर्स उसे आसानी से सीख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निचले स्तर के प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। वर्कर्स यानी एक कर्मचारी, फोरमैन, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, या निरीक्षक इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। वर्कर जो है निचले स्तर के प्रबंधन का भी हिस्सा नहीं होता है और ऊंचे स्तर पे होने का तो सवाल ही नहीं है। अगला प्रश्न है, ये देखो यहाँ प्लांट का पौधा लिख दिया है। यहाँ प्लांट का मतलब है कारखाना। कारखाने से पुरुषों का एक समरूप समूह एक आदर्श सम्मेलन समूह का गठन करता है। यानी सम्मेलन के लिए लोगों का समूह, कितने लोगों का समूह आइडियल माना जाता है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 से 15 लोगों का समूह जो है आदर्श माना जाता है जब कोई सम्मेलन करना होता है तो। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षुओं को भविष्य में तत्काल उपयोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को अस्थायी रूप से देने के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है। द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू गिव द ट्रेनी द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन परमानेंट फॉर्म फॉर इमीडिएट ऑफ द फ्यूचर यूज। व्याख्यात्मक विधियाँ, लेक्चर मेथड्स, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंसेज, लिखित अनुदेशात्मक विधि, रिटन इंस्ट्रक्शनल मेथड, या उद्योग के भीतर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग विद इन द इंडस्ट्री, जिसे TWI भी कहते हैं। तो देखो, यदि किसी को तुरंत कोई सूचना देनी है जिसे नियर फ्यूचर में उसे यूज करना है तो लिखित अनुदेशात्मक विधि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। रिटन इंस्ट्रक्शनल मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगला प्रश्न है, उद्योग के भीतर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री योजना में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कार्य निर्देश, जॉब इंस्ट्रक्शंस, जॉब रोटेशन यानी जॉब परिवर्तन, नौकरी विधि, जॉब मेथड, या नौकरी पर प्रशिक्षण, ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से नौकरी पर प्रशिक्षण है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। यानी आप जॉब करते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे और उसी में बीच बीच में आपको ट्रेनिंग दी जाती रहेगी। काम करते करते ही आपको सीखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नौकरी पर प्रशिक्षण पद्धति नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। छात्र, अंडर स्टडीज, जॉब रोटेशन, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, या केस अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। केस स्टडी मेथड जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्य का ऊर्ध्वाधर विस्तार है। द फॉलोइंग इज द वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब। जॉब रोटेशन, नौकरी पर संवर्धन यानी जॉब इंरिचमेंट, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जॉब इंरिचमेंट, नौकरी संवर्धन। जॉब इंरिचमेंट में वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, यानी आपको कुछ एडवांस लेवल के कार्य को दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मानवीय संबंधों और नेतृत्व प्रशिक्षण के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज वाइडली यूज फॉर द ह्यूमन रिलेशंस एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। व्यावसायिक खेल, बिजनेस गेम्स, भूमिका निभाना, रोल प्लेइंग, केस अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड, या जॉब रोटेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रोल प्लेइंग, भूमिका निभाना। ठीक है, मानवीय संबंध और नेतृत्व के प्रशिक्षण के लिए रोल प्ले करने का विधि अपनाया जाता है प्रशिक्षण में। अगला प्रश्न है, किसी संगठन के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं। मूल कौशल और क्षमताएं, रणनीतिक योजना, अवसर, या अनुसंधान एवं विकास। फ्रॉम वेयर डज एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओरिजिनेट। कोर स्किल एंड कैपेबिलिटीज, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अपॉर्चुनिटीज, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोर स्किल एंड कैपेबिलिटीज, मूल कौशल एवं क्षमताएं, यही आपको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रणनीतिक प्रश्न संगठन के दृष्टिकोण का पर्याय है। विच स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन इज द सिनोनिम्स विद द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कौन सा क्वेश्चन ये बताता है कि संस्था का विजन क्या है।
हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, हमारी ताकतें क्या हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही रास्ते पे हैं। तो विजन जो है हमेशा इस बात पर निर्भर करता है, इस बात के जवाब में छिपा होता है कि हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, व्हाट बिजनेस शुड वी बी इन। ठीक है, उसी के आधार पे आपका विजन क्लियर होता है। अगला प्रश्न है, बेंचमार्किंग एक प्रक्रिया है। बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ वित्तीय प्रदर्शन उद्देश्य स्थापित करना, स्टेबलिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, एक संगठन के परिणामों का दूसरे से तुलना करने के लिए मात्रात्मक उपायों का प्रयोग करना, यूजिंग क्वांटिटेटिव मेजर टू कंपेयर वन ऑर्गेनाइजेशंस आउटकम टू अदर, खराब तिमाही के बाद एक प्रबंधक को प्रशिक्षण के लिए समय निकाला प्रदर्शन, हैविंग अ मैनेजर टेक टाइम आउट फॉर ट्रेनिंग आफ्टर अ बैड क्वार्टर परफॉर्मेंस, या प्रतिस्पर्धियों के सापेक्ष प्रदर्शन में सुधार के लिए एक रणनीति तैयार करना, सेटिंग फॉर द स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि यूजिंग क्वांटिटेटिव मेजर्स टू कंपेयर वन ऑर्गेनाइजेशंस आउटकम टू अदर। जब एक स्टैंडर्ड हम तय करते हैं जिसके माध्यम से हम अपने और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को कंपेयर करके आउटकम निकाल पाएँ तो उसे बेंचमार्किंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जब प्रबंधक स्थितिजन्य ऑडिट करते हैं तो कौन सा विश्लेषण किया जाता है। व्हाट एनालिसिस इज कंडक्टेड व्हेन मैनेजर परफॉर्म सिचुएशनल ऑडिट, लागत न्यूनीकरण विश्लेषण कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, उद्योग प्रेरक शक्तियों का विश्लेषण इंडस्ट्री ड्राइविंग फोर्स एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, या प्रतिस्पर्धी ताकतों का विश्लेषण कॉम्पिटिटिव फोर्स एनालिसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो जब किसी परिस्थिति के बारे में विश्लेषण किया जाता है तो उस समय स्वॉट एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है कि भाई हमारी क्या ताकतें हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारे लिए क्या अवसर हैं और हमारे लिए क्या चुनौतियां हैं, और इसके आधार पर किसी समस्या का हल खोजने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्पाद प्रौद्योगिकियों और व्यापार की वर्तमान लाइनों के बाजारों को परिभाषित करने वाली मुख्य क्षमताओं से परे शाखा लगाने की रणनीति क्या है। इंग्लिश में पढ़ लो भाई। व्हाट इज स्ट्रेटेजी ऑफ ब्रांचिंग बियॉन्ड द कोर कैपेबिलिटीज दैट डिफाइन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज एंड मार्केट ऑफ करंट लाइन बिजनेस। ये ऑप्शन ए है विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन, बी है आउटसोर्सिंग, तीसरा है क्लस्टरिंग या स्कैनिंग। तो यहाँ प्रश्न में ये कह रहा है कि जब कोई संस्था जो है अपने कोर कैपेबिलिटीज यानी उसकी जो मुख्य क्षमता है उससे अलग हटकर यदि कोई अपने करंट लाइन ऑफ बिजनेस से हटकर कोई काम करती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन। अगला प्रश्न है, जब नियंत्रण प्रणालियों का पूर्ण उपयोग किया जाता है तो वे ऐसे व्यक्तियों को पकड़ें जो अक्षम हैं, निरंतर सुधार की ओर ले जाएं, मानकों के अनुरूप निर्माण करना, या उच्च प्रदर्शन करने वालों के लिए योग्यता पुरस्कार प्रदान करना। तो जब नियंत्रण प्रणालियों को पूर्ण उपयोग किया जाता है यानी नियंत्रण को काफ़ी कठोर कर दिया जाता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि निरंतर सुधार की ओर ले जाएं, लीड टू कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब यह कहा जाता है कि संगठन को पुनर्निर्माण की आवश्यकता है तो इसका क्या मतलब है। What is meant when it is said that an organization needs reinvention? उन्हें नए प्रबंधकों और पुनर्गठन की आवश्यकता है। They need new managers and reorganization. उन्हें वापस उस ओर जाने की जरूरत है जो अतीत में अच्छा काम करता था। They need to go back to what worked well in the past. उन्हें कुछ गतिविधियों में कटौती करने और पारंपरिक गतिविधियों को बनाए रखने की जरूरत है। They need to cut some activities and keep the traditional one. उन्हें अतीत भुलाकर अपना भविष्य बदलने की जरूरत है। They need to let go of the past and change their future. तो यहाँ पे संगठन के पुनर्निर्माण या रीइन्वेंशन का मतलब है कि they need to go of the past and change their future, यानी अपने अतीत को भुलाकर भविष्य को बदलने की जरूरत है। ये उद्देश्य होता है जब पुनर्निर्माण की बात कही जाती है किसी संगठन के। अगला प्रश्न है, निम्न को परिणाम द्वारा भुगतान भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेमेंट बाय रिजल्ट।
भत्ते, अलाउंसेज, दावा, क्लेम्स, प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव या अनुषंगी लाभ, फ्रिंज बेनिफिट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इंसेंटिव। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा आपका काम का परिणाम होगा उसी के हिसाब से आपको पेमेंट किस में मिलता है, प्रोत्साहन राशि या इंसेंटिव के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।